The story of Jim and the hybrid program. दो बच्चे बर्फ के एक सुनसान बंगले में खेल रहे थे। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां तेजी से हरकत कर रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो ज़ोंबीज से भर चुकी है। ज़ोंबी वायरस फैले हुए 6 साल गुजर चुके थे। इसके बावजूद जम और उसकी छोटी बहन एक वीरान जगह पर मौजूद अपने बंगले में जिंदा रहने में कामयाब रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जिन खतरात का उन्हें सामना था वो इंसान की सोच से कहीं ज्यादा थे। कुछ वक्त पहले एक आशिक और माशूक की जोड़ी गाड़ी में उनके बंगले के बाहर आ पहुंची। जम, जिसके हाथ में एक खिलौना बंदूक थी, उनका सामना करने बाहर आया। आदमी ने बराह रास्त सवाल किया, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन जम खामोश रहा और कोई जवाब नहीं दिया। इसी रात जम ने अपनी बहन के साथ मिलकर बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बाहर ज़ोंबियों के गिरोह थे जो बच्चों की तरह दिखाई देते थे और किसी भी वक्त अंदर घुस सकते थे। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सुबह जम अपनी बंदूक के मैगजीन में मौजूद गोलियां चेक कर रहा था। साफ जाहिर था कि ये खिलौना बंदूक नहीं थी। अगली सुबह जब दोनों बहन भाई बाहर खेलने निकले, वही पकाप ट्रिक वापस आया। इस बार जोड़े का रवैया कहीं ज्यादा सख्त था। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने फिर पूछा। जम ने झूठ बोला, वो शहर में सामान लेने गए हैं। लेकिन दो बालिगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। औरत ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, शहर यहाँ से कई घंटों की दूरी पर है। हम यहाँ उस वक्त तक रुकते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते। हम तुम्हें महफूज रखेंगे। जैसे ही उन्होंने बंगले के अंदर मौजूद राशन और चलता हुआ फ्रिज देखा, उन्होंने फौरी तौर पर वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी जैक ने कहा, मैं बाहर जाकर गाड़ी छुपा देता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी से डर कर छुपे हुए हों। रात के सन्नाटे में जम ने छुपकर उनकी बातें सुनी। इनको ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। एहतियात के तौर पर जम अपनी बहन को लेकर एक महफूज कमरे में छुप गया। यही आदत इन दोनों को आज तक जिंदा रखे हुए थी। सुबह जब हुई तो जैक पहले से नाश्ता बनाकर बैठा था। अब वो इस जगह को अपना घर समझने लगा था। अचानक बाहर से खामोश दिखाई देने वाले जम ने एक अजीब जुमला कहा, ओवर बिफोर यू नो इट। रात गहरी होने पर जम ने फिर पूछा, क्या अब वक्त आ गया है? उसका पालतू कुत्ता उसके पास आया, उसको सूंघा और आहिस्ता से सर हिला दिया। जम ने फौरी तौर पर अपनी बहन को उठाया और हिफाजती कमरे में बंद कर दिया। नीचे आशिक व माशूक अब भी अपने में मसरूफ थे और उन्हें कोई खबर नहीं थी कि खतरा सर पर मंडला रहा है। लड़की बहाना करके बाथरूम गई और खिड़की से बाहर देखा तो कुछ ज़ोंबीज झुके खड़े थे। उसने फौरी तौर पर लाइट बंद कर दी। शायद उसे लगा कि अंधेरे में ज़ोंबी उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अचानक पीछे से कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। जैक को फौरन कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने पिस्तौल निकाला और अंदर आया। सामने का मंजर देखकर वो दहल गया। उसकी महबूबा खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसके बाद वो जोड़ा कहानी से हमेशा के लिए गायब हो गया। जम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पहली बार नहीं था कि किसी इंसान ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। The arrival of Adan. इसी दौरान एक लंबे बालों वाला आदमी बर्फीले जंगल में चल रहा था। वो बर्फ में बिछे जालों को देखता हुआ उन्हें निशानात का पीछा करता हुआ बंगले तक पहुंच गया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन में तेज जलन हुई। इसको बेहोशी का टेका लगा दिया गया था और ये जम का काम था, जो उसके जिंदा रहने की एक और तरकीब थी। जब वो आदमी होश में आया तो जम इस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। पूछगछ में पता चला कि उसका नाम आदान है और वो एक स्पेशल फोर्स का सिपाही है जो अपनी बीवी को ढूंढते हुए शुमाल की तरफ जा रहा था। जम को वो आदमी कुछ मुख्तलिफ लगा। आदान ने खाने या दवाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी बंदूक वापस मांगी। जम ने एक मुआहिदा किया, अगर तुम हमारी मदद करो और बंगले में बिजली दोबारा चालू कर दो तो मैं गिन वापस कर दूंगा। आदान ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इस बार जम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसका बाप एक साइंसदान था जो बहुत पहले लापता हो गया था और माँ एक सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट थी जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई है और जल्द ही वापस आने वाली है। आदान रनिंग मशीन को देखता रहा। उसे ये जानकर हैरत हुई कि ये पूरा बंगला ट्रेड मिल से बिजली पैदा करके चलाया जा रहा था। इसी लम्हे खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नजर आया।
आदान ने एक पुल की भी ताखीर नहीं की, फौरी तौर पर एक लोहे की छड़ पकड़ी और बाहर निकलकर उसे खत्म कर डाला। मगर जब वो खून में लथपथ वापस लौटा तो जम गुस्से में चीखा, तुमने उसे क्यों मारा? ये सब शीशे बुलेट प्रूफ हैं। चाहे कितने भी ज़ॉम्बी आ जाएं, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जम के लहजे में गुस्सा और खौफ दोनों झलक रहे थे। आदान ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम समझते नहीं हो लड़के, ये मुर्दा जिस्म है, अगर उन्हें खत्म ना किया जाए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मगर जम अपनी जिद पर कायम था, हम 6 साल से जिंदा हैं, कभी किसी ज़ॉम्बी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये शीशे और ये जाल हमें बचाने के लिए काफी हैं। आदान खामोश रहा, मगर उसके दिल में कुछ खटकने लगा। इसने देखा कि ये नन्हा सा लड़का आम बच्चों जैसा नहीं था। इसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और चालाकी थी। रात होने पर जम अपनी बहन को लेकर महफूज कमरे में गया और आदान को नीचे सोने के लिए कहा। आदान ने सोचा, ये बच्चा आखिर किस चीज से डरता है और उसकी माँ कहाँ गई है? नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार बंगले की दीवारों पर लगी अजीब मशीनरी और बरकी तारों को देख रहा था। यूं लगता था जैसे ये सब किसी आम खानदान के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े तजर्बे के लिए बनाया गया था। अचानक इसे ऊपर से दबे कदमों की आवाजें आईं। आदान फौरी तौर पर जाग उठा। बंदूक तो जम के पास थी, मगर वो एक तरबियत याफ्ता फौजी था। उसने आहिस्तगी से लोहे की छड़ पकड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वहां उसने छोटी बच्ची को देखा। वो चुपचाप खड़ी आदान को घूर रही थी। इसकी आंखों में मासूमियत नहीं बल्कि एक खामोश सा डर था। आदान के कुछ कहने से पहले ही बच्ची बोली, मेरी माँ वापस नहीं आएगी, है ना? ये सुनकर आदान के कदम रुक गए। क्या मतलब? इसने आहिस्ता से पूछा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। द बिग सीक्रेट। अगली सुबह जम हस्बे आदत नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आदान जान चुका था कि ये बहन भाई किसी बड़े राज को छुपा रहे हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा, मुझे सच जानना होगा। ये बंगला, ये मशीनें, तुम्हारी माँ का मिशन और ये सब जाल किस लिए है? जम ने खामोशी इख्तियार की और बस इतना कहा, अगर तुम यहाँ ज्यादा वक्त रुके तो शायद तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो देखने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इतना कहकर वो बाहर बर्फ में खेलने निकल गया। आदान के दिल में एक अजीब सा खदशा जागा। इसे महसूस हुआ कि ये बच्चे सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा हैं, और शायद यही मंसूबा इस पूरे ज़ॉम्बी वायरस से जुड़ा हुआ है। दोपहर में आदान बंगले के तहखाने में गया ताकि बिजली का निजाम ठीक से देख सके, मगर जैसे ही उसने पुराने ताले वाले दरवाजे को खोला, अंदर का मंजर देखकर वो साकत रह गया। कमरा किसी आम स्टोर रूम जैसा नहीं था, बल्कि एक खुफिया लेबोरेटरी थी। दीवारों पर खून आलूद टेस्ट ट्यूब्स, फ्रीजर में बंद शीशियों में सब्ज रंग का माया और दीवारों पर लटके नक्शे जिन पर ज़ॉम्बी वायरस के खाके बने थे। आदान के हाथ कांपने लगे। ये सब कुछ किसने बनाया है? पीछे से जम की आवाज आई, मेरे वालिद ने। आदान चौंक कर पीछे मुड़ा। जम दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर किसी बड़े आदमी जैसा सुकून था। वो कोई आम साइंसदान नहीं थे। वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की। आदान ने तेजी से पूछा, कोशिश? क्या मतलब? जम आगे बढ़ा और एक फाइल खोलकर दिखाई जिस पर लिखा था हाइब्रिड प्रोग्राम। मेरे वालिद ने सोचा कि अगर इंसान ज़ॉम्बी से लड़ नहीं सकता तो क्यों ना वो ज़ॉम्बी और इंसान के दरमियान एक नया वजूद बनाए जो दोनों की सलाहियतें रखता हो, लेकिन अक्ल और काबू इंसान का हो। आदान के औसान खता हो गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये वायरस तुम्हारे वालिद ने बनाया? जम ने आंखें झुका लें। उन्होंने कहा था कि ये सब इंसानियत को बचाने के लिए है, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए। इसी लम्हे ऊपर की मंजिल से छोटी बहन की चीख सुनाई दी। आदान और जम दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और बाहर बर्फ पर खून के धब्बे फैले हुए थे, मगर बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी। जम ने गुस्से और खौफ में जमीन पर मक्का मारा। उन्होंने उसे ले लिया। वो लोग वापस आ गए हैं। आदान ने तेजी से पूछा, कौन लोग? जम ने सर्द लहजे में कहा, वो तंजीम जिसके लिए मेरी माँ काम करती थी, वही असल में इस वायरस के पीछे हैं, और अब वो मेरी बहन को हथियार बनाना चाहते हैं। द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन।
स्वदा एक दिलचस्प और पुरअसरार कहानी है। ये सनसनी, जज्बाती कश्मकश और माफूकुल फितरत अनासिर से भरी हुई है। इसे इसी तर्ज पर मुकम्मल करते हुए ये है कहानी का अगला हिस्सा, मौत, बका या तबाही। जम और आदान की नजरें एक दूसरे पर जम गईं। एक लम्हे में दोनों ने खामोशी से अपना फैसला कर लिया। ये वक्त हिचकिचाने का नहीं था, ना ही अपनी मोहब्बत को शक की नजर से देखने का। जम ने फौरन अपने हाथ में मौजूद हथियार फेंका और आदान की तरफ देखकर सर हिलाया। जम, हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मुझे माँ को रोकना होगा और तुम मशीन को तबाह करो। आदान के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ की लहर दौड़ी, मगर उसने अपनी बीवी की वो बेबस आवाज याद की जो उसने कुछ देर पहले सुनी थी। उसने मजबूती से अपना हथियार थामा और सर हिला दिया। आदान, हमारी किस्मत हमारी बहनों के साथ जुड़ी है। जम बिजली की तरह माँ की तरफ लपका। माँ ने ये देखकर पागलों की तरह हंसते हुए अपना एक बटन दबाया। इसके हाथों में एक छोटी सी गेंद आ गई, जिससे एक सब्ज रंग की शुआ निकली। शुआ सीधी जम की तरफ बढ़ी, मगर जम ने तेजी से झुककर वार बचा लिया और दीवार के सहारे माँ तक पहुंच गया। जम ने माँ को पकड़कर धक्का दिया, जिससे वो गिर गई। जम, ये तुम्हारा जुनून अब खत्म होगा। माँ अपनी कमर में छुपा दूसरा बटन दबाती रही। माँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी मखलूक है, मेरी तबाही, मेरी दुनिया। इसकी बातों के साथ ही हाइबर एक बार फिर गरजने लगा। इसके चारों बाजू जम और आदान की तरफ झुकने लगे। उसके अंदर की कश्मकश तेज हो चुकी थी। इसकी आंखों की सब्ज रोशनी एक पल को मद्धम पड़ती और अगले ही पल दहकने लगती। आदान मशीन की तरफ लपका। उसने देखा कि मशीन से एक गैस निकल रही है, जिसमें हाइबर्ड की आंखों जैसी सब्ज शुआएं थीं। ये गैस इनको कंट्रोल करने के लिए थी। आदान ने सोचा कि अगर मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा तो ये गैस खारिज हो जाएगी और मुमकिन है कि हमारी बहनें बच जाएं। उसने हथियार को मशीन के करीब रखकर जोर से फायर किया। माँ, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ की चीखें अब भी लर्ज रही थीं, लेकिन इसकी आवाज जम की गिरफ्त में थी। आदान, ये मेरी बीवी है। धमाका हुआ, मशीन के पुर्जे बिखर गए और एक तेज रोशनी के साथ गैस का एक बादल निकल गया। हाइबर्ड की चीखों में एक अजीब सी कैफियत आई। वो अपनी जगह पर हिलने लगा, उसका बदन कांप रहा था। फिर वो एक धमाके के साथ फट गया। सबकी आंखें चौंध हो गईं। जब धुआं छट्टा तो सबने देखा कि हाइबर्ड का बदन मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा हो गया था और उसकी जगह पर दो बेहोश लाशें पड़ी हुई थीं। ये जम की बहन और आदान की बीवी थीं। उनके जिस्मों पर कोई जख्म नहीं था, बस कुछ सब्ज दाग थे जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। जम और आदान दौड़े और अपने अपने अजीजों को उठा लिया। जम, वो जिंदा हैं। आदान, वो वाकई जिंदा हैं। माँ की आंखों में शदीद गुस्सा भरा था। वो खड़ी हुई और अपने कपड़ों में से एक और बटन निकाला और उसे दबा दिया। अचानक पूरी लैब एक जोरदार आवाज से हिलने लगी। जम, ये सब क्या है? माँ, तुमने मेरा ख्वाब तबाह कर दिया, लेकिन मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। पूरी दुनिया को इसकी सजा मिलेगी। बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई जहाज या खलाई मखलूक का जहाज आ रहा हो। जम और आदान ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी बहनों को। आदान, हमें यहाँ से निकलना होगा। माँ, अब नहीं। मैंने एक टाइम बम नस्ब किया है जो पूरे सियारे को तबाह कर देगा। तुम सबको अब मरना होगा। माँ ने पागलों की तरह हंसते हुए बटन दबाया, मगर कोई भी धमाका नहीं हुआ। जम और आदान ने एक दूसरे की तरफ देखा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माँ, क्या हुआ? मेरा ख्वाब क्यों नहीं पूरा हो रहा? माँ ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर एक कंप्यूटर पर पड़ी, जिसमें एक तस्वीर थी। इसमें वो खुद और दो बच्चे थे जो जवान थे, लेकिन माँ की आंखों में एक अजब सी कश्मकश थी। जम, ये क्या है? आदान, ये मेरी बहन है जो बचपन में गुम हो गई थी। इसे कहाँ से ढूंढा तुमने? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंप्यूटर को देखा और हंसने लगी। माँ, ये मेरा ख्वाब नहीं, ये मेरी दुनिया है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। माँ ने दौड़कर एक और बटन दबाया। एक बहुत बड़ी आवाज आई। माँ, ये वक्त का सफर है। मैं तुम सबको वापस ले जा रही हूँ,
वहां से जहां ये सब शुरू हुआ था। जम और आदान ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी बहनों को, फिर माँ को। जम, तुम हमारा खानदान तबाह नहीं कर सकती हो। माँ, ये मेरा खानदान है, जो मेरा है, इसको मैं खुद ही खत्म करूंगी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी लैब रोशनियों में गुम हो गई। क्या वो सब वक्त में सफर कर पाएंगे? क्या माँ का आखिरी मंसूबा हकीकत में क्या है? और क्या वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे?